हेलो, नमस्कार, वंदनम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन आईआईटी जेईई एंड नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा। मेरा नाम है क्या? सत्यम शर्मा। और आज हम करने वाले हैं डीपीपी सॉल्व अपनी, जो कि है डीपीपी नंबर 4, जिसमें आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं सूडो फोर्स के, मैकेनिकल एडवांटेज के, एपरेंट वेट के और स्प्रिंग फोर्स के। ठीक है ना? अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, मजा आएगी आपको करने में। तो आई होप आपने सारे क्वेश्चंस पहले से देख लिए होंगे, करने की कोशिश भी कर ली होगी, आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन भी गए होंगे। नहीं बने हैं तो आज के लेक्चर को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन में गलती कर रहे हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, आपको पता है, और बदले में सिर्फ और सिर्फ आपसे थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सपोर्ट आपसे चाहता है, क्योंकि उससे हमारा मोटिवेशन क्या रहेगा? हाई रहेगा। और फ्री कंटेंट का मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया गया हो, क्वालिटी एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड कराई जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। इस मॉड्यूल में हम आपको देते हैं टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस। हर लेक्चर के साथ आपको डीपीपी प्रोवाइड की जाती है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में जाके इस पर्टिकुलर लिंक से डाउनलोड करनी होती है। डीपीपी को सॉल्व करना होता है। अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाते हैं तो डीपीपी का वीडियो सोल्यूशन भी आपके सामने आता है। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको दिए जाते हैं, पीवाईक्यूज आपको दिए जाते हैं वीडियोज के फॉर्म में। डाउट सॉल्विंग सेशन आपके लिए होता है। जैसे जैसे आप एग्जाम को अप्रोच करने लगेंगे तो वन शॉट रिवीजन भी आपको दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज की व्यवस्था भी आपके लिए की जा रही है, जहां पर आप ये देख पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। चलिए बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ पर्सन ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर इज मोर देन द वेट ऑफ द पर्सन इफ द एलिवेटर इज। अच्छा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में उसने आपके सारे कंसेप्ट क्या कर लिए हैं? टेस्ट कर लिए हैं। आइए पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट देखते हैं, गोइंग अप एंड स्लोइंग डाउन। अब मैं लिफ्ट नहीं बना रहा हूं यार, बना देता हूं। ये लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर इंसान खड़ा हुआ है, बात कर रहा है उसके अपरेंट वेट की, है ना? तो आपको पता है कि एक वेइंग मशीन भी होगी अंदर। ठीक है, वेइंग मशीन क्या नापती है? नॉर्मल रिएक्शन नापती है। तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, इसका वेट एक्ट करेगा नीचे की तरफ। यहां पर हम क्या करने वाले हैं, हमेशा लिफ्ट के अंदर जाकर ही मैं देखूंगा सूडो फोर्स लगा कर, बार बार नहीं बताऊंगा कि मैं लिफ्ट के अंदर जाकर बैठ रहा हूं। सूडो फोर्स मैं तभी लगा पाता हूं जब मैं एक्सेलरेटेड फ्रेम में जाकर बैठता हूं, क्योंकि एक्सेलरेटेड फ्रेम में ही जाकर आपके न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं हो पाते हैं, तो आपको सूडो फोर्स की जरूरत पड़ती है। क्या ये बात आपको मेरी समझ में आई? जी सर, समझ में आ गई। ठीक है ना? तो चलो भाई, पहला ऑप्शन है गोइंग अप एंड स्लोइंग डाउन। गोइंग अप एंड स्लोइंग डाउन, इसका क्या मतलब हुआ? जा रही है लेफ्ट ऊपर लेकिन स्लो हो रही है। इसका मतलब यह है कि इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, यानी कि मैं बोलूंगा नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा है। क्या लग रहा है? नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा है। ठीक है ना? तभी तो लिफ्ट क्या रहेगी? रुकेगी। ओके सर, रुकेगी। आपकी लिफ्ट ऊपर जा रही है बट एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन है, तो क्या कर रही है? धीरे धीरे करके आपकी लिफ्ट रुकेगी। चलो इसमें देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आती है। क्योंकि मैं लिफ्ट के अंदर जाकर बैठ गया हूं, तो मैं क्या करूंगा? सूडो फोर्स लगाऊंगा। क्या होता है वो? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। ठीक है? ओके सर। तो यहां पर आप क्या इक्वेशन बनाएंगे? n इज इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई? एम जी माइनस ए। इसका क्या मतलब हुआ कि जो एपरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट से क्या आ रहा है? कम आ रहा है। एपरेंट वेट जो है वो एक्चुअल वेट से क्या आ रहा है? कम आ रहा है। क्या ये बात समझ में आई? जी सर, समझ में आई। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमको बोला हुआ है द फोर्स इज मोर देन द, मतलब आपको ये चाहिए कि एपरेंट वेट क्या है? एक्चुअल वेट से ज्यादा है। तो पहले ऑप्शन में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। पहले ऑप्शन में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, गोइंग अप एंड स्पीडिंग अप। गोइंग अप एंड स्पीडिंग अप, फिर वही बात, एक लिफ्ट मैंने बनाई, इसके अंदर एक इंसान को खड़ा कर दिया भैया, जिसका वजन नापना है। गोइंग अप एंड स्पीडिंग अप मतलब ऊपर की तरफ ही एक्सेलरेशन है, ऊपर ही तरफ लिफ्ट का मोशन है। बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई। ठीक है, ओके। नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नॉर्मल रिएक्शन की। नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, वेट एक्ट करेगा इसका नीचे की तरफ। मैं जैसे ही एक्सेलरेटेड फ्रेम में जाकर बैठूंगा, बैठूंगा, सूडो फोर्स अप्लाई करूंगा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के अपोजिट। देखो इधर जा रही है, तो यहां पर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर या फ्रेम। ठीक है, यहां आप बोल सकते हो n इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? एम जी प्लस एम ए के बराबर। तो आप बोल सकते हो n इज नथिंग बट m टाइम्स ऑफ g प्लस ए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका एपरेंट वेट आया है वो एक्चुअल वेट से ज्यादा है। एक्चुअल वेट क्या होता है? एक्चुअल वेट बताएगा कोई मुझे क्या होता है? एक्चुअल वेट होता है m इंटू जी। यहां आ रहा है m g प्लस ए, कुछ ऐड हो रहा है, मतलब यहां पर एक्चुअल वेट क्या है? कम है, एपरेंट वेट क्या है?
ज्यादा है, एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। तो इससे आपको आंसर क्या मिल गया कि दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो सकता है, सही हो सकता है। दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो सकता है, सही हो सकता है क्या है, सही ही है। ठीक है, तो हमने 2 केस डिस्कस कर लिए। आइए तीसरा केस डिस्कस करते हैं। मैं इसको क्या कर लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं और आगे बढ़ते हैं। आइए कितनों की लव स्टोरियां केसरिया तेरा, यहां पर नोट्स आपको पिछली वाली स्लाइड में मिल जाएगा, ये मत सोचना कि मैंने मिटा दिया है। फिर से मैं लिफ्ट बनाता हूं और तीसरा केस देखता हूं। इसके अंदर मैं वेइंग मशीन रखता हूं, एक इंसान को खड़ा कर देता हूं। ठीक है, गोइंग डाउन एंड स्लोइंग डाउन, गोइंग डाउन एंड स्लोइंग डाउन, इसका क्या मतलब है, गोइंग डाउन एंड स्लोइंग डाउन का मतलब है नेगेटिव एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। मतलब आपकी लिफ्ट जा रही है नीचे की तरफ लेकिन एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। आपकी लिफ्ट जा रही है नीचे की तरफ लेकिन एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। या तो आप ऐसे लिख लो -a, या तो आप इसका साइन उल्टा कर दो, है ना। ये माइनस साइन ये बता रहा है सिर्फ आपको कि आपकी लिफ्ट का जो मोशन है, जो वेलोसिटी है, वो नीचे की तरफ है ना, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। ठीक है ना, तभी तो ये क्या करेगी भैया, गोइंग डाउन एंड स्लोइंग डाउन, धीरे धीरे करके लिफ्ट रुक जाएगी। पक्का रिटार्डिंग डाउनवर्ड है, मतलब ये रिटार्डिंग डाउनवर्ड का केस है। चलिए वेरी गुड, सेम वही बात, इस पर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन n और वेट एक्ट करेगा नीचे की तरफ mg, और यहां पर मैं खड़ा हो जाता हूं एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर। किसके अंदर, एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर। यहां पर कंसेप्ट आएगा सूडो फोर्स का। अब देखिए नीचे की तरफ ये एक्सेलरेशन है, हाँ कि ना, नीचे की तरफ ये एक्सेलरेशन, मैंने माइनस है, इसको उल्टा करके ऐड कर दो तो यहां पर ऊपर की तरफ ऐड हो जाएगा कितना, m इंटू माइनस ए। ठीक है, ओके सर, है ना। कई बच्चे बोलेंगे कि सर इसको आप सीधे सीधे भी तो लिख सकते हो, अगर आप एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ बना दो तो। हाँ बिल्कुल, वैसे भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। चाहे आप -a लिख के नीचे बना दो, चाहे आप +a लिख के ये साइन, ये जो आप एरो है ऊपर कर दो, एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं n माइनस m इंटू a इज इक्वल टू mg, यानी कि n किसके बराबर आ गया, mg प्लस ma के बराबर। ओहो हो, इसका मतलब n इज m टाइम्स ऑफ g प्लस a। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब फिर से वही हो गया कि जो एपरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। एक्चुअल वेट से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। ठीक है ना, तो ये आपका जो तीसरा ऑप्शन है ये भी एकदम सही लग रहा है मुझे, ये भी एकदम सही लग रहा है। अब आप देखिए 2 4 1 4 दो के ही सेट है ना, इसमें कोई ऑप्शन है 2 3 वाला, बिल्कुल ऑप्शन है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। गोइंग डाउन एंड स्पीडिंग अप, मतलब नीचे की तरफ वेलोसिटी होगी, नीचे की तरफ ही एक्सेलरेशन होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, आपको हल्का फील होगा, आपका जो एपरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट से कम आ जाएगा, करके देखिएगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया है, बी हो गया है। मैंने एक एक केस पकड़कर आपको समझाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है आपको। देखो इसको मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं ऐसे, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो। देखो यहां पर मैंने वेइंग मशीन रखी, इंसान को खड़ा किया, इस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है n, वेट लग रहा है नीचे की तरफ mg, और क्या बोला गया है, गोइंग डाउन एंड स्लोइंग डाउन। गोइंग डाउन एंड स्लोइंग डाउन मतलब नीचे की तरफ वेलोसिटी है बट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। आप ऐसे भी कर सकते हो, मैंने नीचे की तरफ एरो बनाकर -a लिख दिया, या फिर मैं एरो पलटा देता हूं और पॉजिटिव ए लिख देता हूं। वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट अगर एक्सेलरेशन होता है तो वेलोसिटी कम होने लगती है। आई मेरी बात समझ में। अगर मैं अंदर जाकर बैठ जाऊं इस लिफ्ट के, है ना, अगर मैं इस लिफ्ट के अंदर जाकर बैठ जाऊं तो मुझे सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं एक्सेलरेटेड फ्रेम में आ गया हूं। ठीक है ना, इधर जा रही है आपकी लिफ्ट में, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो आप पलट कर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम लगा दोगे, फिर n किसके बराबर आ जाएगा, mg प्लस ma के। एक ही बात है, चाहे आप इस तरीके से कर लो चाहे आप इस तरीके से कर लो, आंसर क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 2. The ratio of weights of a man in a stationary lift and in a lift accelerating downward with a uniform acceleration is 3:2. Acceleration of the lift is okay. Ratio of weights of a man in a stationary lift. अच्छा, stationary lift मतलब actual weight की बात कर रहा है क्या आपसे? Stationary lift मतलब actual weight की बात कर रहा है क्या आपसे? Stationary lift यानी कि actual weight की बात कर रहा है क्या आपसे? क्या वो m into g होगा? हाँ सर। और लिफ्ट एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, अगर एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड है आपकी लिफ्ट तो आपको हल्का महसूस होता है ना, तो आपका जो एपरेंट वेट होगा जब आपकी लिफ्ट नीचे की तरफ जाएगी वो क्या हो जाएगा, mg माइनस ए, यही हो जाएगा। इसको आप mg माइनस ma भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके। इनका रेशो आपको दिया हुआ है, देखो एक्चुअल अपॉन एपरेंट का रेशो आपको दिया हुआ है 3:2, यानी कि आपको रेशो दिया हुआ है mg अपॉन m
जी माइनस एम ए, यही दिया है, हाँ बिल्कुल यही दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो ये एम 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 काट दिया मैंने, ठीक है, तो 3/2 इज इक्वल्स टू 10/10 माइनस ए। आपसे पूछा क्या, एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट पूछा हुआ है, ए की वैल्यू आपको निकालनी है, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 30 माइनस 3a इज इक्वल्स टू 10 टू ज़ा 20, ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 20 इज 30 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ a। 30 में से 20 गया, बचा 10 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 10/3, कितनी आ गई 10/3 यानी कि g/3। ओके, तो आंसर आ गया आपका g/3। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। देखो ना हमने क्या किया है, एपरेंट वेट, एक्चुअल वेट और एपरेंट वेट का रेशो आपको दिया हुआ है 3:2, तो हमने mg अपॉन mg माइनस ए लिख दिया, m काट दिया, तो क्या आया g अपॉन g माइनस ए। तो मैंने इसको ले लिया कितना, अच्छा g ही ले लेता तो भी आंसर सही आता ना। ये देखो 3/2 इज इक्वल्स टू g अपॉन g माइनस ए करके भी कर सकते थे, ये हो जाता है 3g माइनस 3a इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ g। 3g माइनस 2g हो जाता है g के बराबर, ये हो जाता है 3a के बराबर, तो a की वैल्यू g/3 आ जाती। इस तरीके से भी कर सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a smooth wedge of inclination theta. The whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge. The force exerted by the wedge on the block is. Force exerted by the wedge on the block is मतलब वो आपसे नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा है, मतलब वो आपसे नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा है। ये क्या है, ये आपका मास है, ये क्या है, ये आपका मास है, ठीक है ना। ओके, क्या क्या एक्ट कर रहा है भैया इस पे। अगर मैं ग्राउंड से देखता हूं तो बताओ मुझे, अगर मैं ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मुझे पता है भाई इसका एक्ट करेगा वेट नीचे की तरफ, करेगा कि नहीं करेगा, है ना। अगर इस वेज के पास एक्सेलरेशन ए है तो इस मास के पास भी एक्सेलरेशन ए होने वाला है, हाँ कि ना। जमीन से तो मुझे ही दिखेगा कि ये छोटू मास है, ये वेज के साथ आगे की तरफ जा रहा है। साथ ही साथ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस पे, जो वेज लगाएगा इस पे, किस पे, ब्लॉक पे। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है तो आपको पता है कि ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ये कंपोनेंट आ गया n cos थीटा, और एक कंपोनेंट आ जाएगा इसका इस डायरेक्शन में n sin थीटा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल। लेकिन हमको तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालनी है। आप देखिए n cos थीटा इज इक्वल टू mg है। यहाँ पर सूडो फोर्स क्यों नहीं लगाया मैंने यहाँ पर सूडो फोर्स क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैं ग्राउंड फ्रेम से देख रहा हूँ। जब मैं जाकर वेज पर बैठूंगा ना, तब जाकर सूडो फोर्स लगाऊंगा, अभी नहीं लगाऊंगा मैं। क्लियर बात है? हाँ सर एकदम क्लियर बात है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि n cos थीटा किसके बराबर है, n cos थीटा बराबर है mg के। तो n की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, mg अपॉन cos थीटा के बराबर, mg अपॉन cos थीटा के बराबर। ऑप्शन है क्या, हाँ सर। आगे बढ़े, बढ़ना ही चाहिए, क्यों नहीं बढ़ेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A man of mass 60 kg is riding in a lift. The weights of the man when the lift is accelerating upward and downward. ठीक है, एक दो केस दे दी आपको। जब लिफ्ट ऊपर जाएगी और जब लिफ्ट नीचे आएगी। तो आपको पता है कि जब लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, तब आपको पता है क्या होगा, एपरेंट वेट जो होगा वो एक्चुअल वेट से ज्यादा होगा। एपरेंट वेट जो होगा वो एक्चुअल वेट से ज्यादा होने वाला है। अब इतनी बार हम ये पढ़ चुके हैं कि इसको बार बार करने की जरूरत नहीं है। ये हमें पता है कि जब एक्सेलरेट अपवर्ड करेगी आपके लिफ्ट तो एपरेंट वेट एक्चुअल वेट से ज्यादा आ जाएगा। और वो कितना होगा, W एपरेंट इज नथिंग बट m टाइम्स ऑफ G प्लस ए, m टाइम्स ऑफ G प्लस ए, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया 60 kg। G कितना हो गया है, G की वैल्यू तो हम ले लेते हैं 10, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है आपको 2, तो ये हो जाएगा कितना 60 × 12, है ना। 12 छंग 72, 720 न्यूटन, 720 न्यूटन। एक्सेलरेटिंग अपवर्ड के केस में एपरेंट वेट 720 न्यूटन आया है, ठीक है। तो आंसर मेरे ख्याल से ए होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। अगर एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड का केस है तो आपको पता है कि जो एपरेंट वेट होता है वो एक्चुअल वेट से कम हो जाता है। एपरेंट वेट इज लेस देन दी एक्चुअल वेट। ये बात आपको पता है कि नहीं, हमने बहुत सॉल्व किया है। अरे यार ये चीज डीपीपी में मैं समझा दूं, लेकिन भाई लेक्चर में भी तो आपने देखा होगा, लेक्चर में नहीं देखा क्या? हाँ सर, नोट्स देखो, चेक करो, नोट्स खोलो डीपीपी सॉल्व करते टाइम कि अच्छा हाँ 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 सही कह रहे हैं सर।
एपरेंट वेट एक्चुअल वेट से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, W एपरेंट इज इक्वल टू M टाइम्स ऑफ G माइनस A। मानते हो या नहीं? बिल्कुल मानते हैं। M की वैल्यू 60 kg दी गई है, G की वैल्यू मैंने ली है 10, 10 में से गए 2, है ना। 10 माइनस 2 कितना हुआ, 8 छंग 48, तो ये हो जाएगा 480 न्यूटन। कितना हो जाएगा, 480 न्यूटन। तो 720 न्यूटन एंड 480 न्यूटन इज योर आंसर। क्लियर? बोला था मैंने, वो तो पहले ही ऑप्शन से चेक हो गया था कि वही आना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन, a person of mass 50 kg standing on the floor of a lift which is accelerating in upward direction with acceleration ये the force exerted on the floor is। फिर वही बात कि lift is accelerating upward, lift is accelerating upward, lift is accelerating upward, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। तो ऑब्वियस सी बात है कि एपरेंट वेट जो होता है वो हो जाता है क्या, M टाइम्स ऑफ G प्लस A। यही होता है क्या? हाँ सर बिल्कुल यही होता है। M की वैल्यू है 60, G की वैल्यू है 10, A की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, नहीं 60 नहीं 50 है, सॉरी, M की वैल्यू 50 है, M की वैल्यू है 50, G की वैल्यू है 10, और एक्सेलरेशन आपको कितना दिया है, 0.49 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो आप इसको 0.5 भी ले सकते हो, ठीक है ना। एक्सेलरेशन अगर मैं 1/2 ले लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, 50 इंटू 10 दूनी 20 और 21/2, तो 21 इंटू 500 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बताइए मुझे, ये हो जाएगा 20 + 1 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 2, 500, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 2 3, 1 2 3 प्लस 500 एकम 500, 0 सही लगाया मैंने, 5 दूनी 10 और 1 2 3, ठीक है। 500 एकम 500 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 10,000 और 500, 10,500, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10,500 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 पंचे 10, ठीक है, ये आ गया 0। तो 5250 न्यूटन। अरे जे का आ गया, जे का आ गया, ये तो ज़्यादा आ गया मुझे लग रहा है भैया, 5250 ये तो ज़्यादा आ गया। क्यों ज़्यादा आ गया, कुछ गलती कर दी होगी हमने। आइए देख लेते हैं क्या गलत कर दिया है भाई, क्या गलत कर दो हमने, क्या गलत कर दो। मास की वैल्यू है 50 kg, ठीक है ना। जी की वैल्यू ले ली है आपने कितनी, एक्सेलरेटिंग अपवर्ड है, ठीक है। तो ये हो गया 10, ये हो गया 0.5, ऐसा ले लो भैया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10.5, पॉइंट हटा लो, 0 लगा दो, ये काट दो। तो 105 इंटू 5, 105 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 55 25 की 5 हासिल आए 2, ये 2 और 5 एकम 5, 525 न्यूटन। 525 न्यूटन ये कब आ रहा है, जब आपने क्या ले लिया भैया, इसको 0.5 ले लिया, इसको 9.8 की जगह 10 ले लिया, है ना। तो वैल्यू पहुंच गई 525 तक मेरे ख्याल से, नहीं तो वैल्यू रुक जाती 514.5 न्यूटन तक, ठीक है ना। आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो। मैंने इसलिए रिस्क लिया क्योंकि सारी वैल्यूज क्या है, बहुत दूर दूर है, तो हमको अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करना सेफ रहेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। The elevator shown in the figure is descending, नीचे की तरफ जा रहा है with acceleration 2 मीटर per second square. Mass of the block A is 0.5 kg. The force exerted by block A on the block B is, block A on the block B is, यार ये जो ब्लॉक A है ये फोर्स लगाएगा ब्लॉक B पे, कौन सा फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। कौन सा फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। अच्छा, ब्लॉक B भी तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन उतना ही लगा देगा। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अरे भैया, जो नॉर्मल रिएक्शन A B पे लगाएगा वही नॉर्मल रिएक्शन तो B A पर भी लगाएगा। क्लियर है कि नहीं? हाँ 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 सर, ठीक है, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो मैंने बोला भैया इस पे नॉर्मल रिएक्शन B ने लगा दिया, है ना। यही अगर मैं निकाल लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलो डिवाइड, नीचे इसका लगेगा मास ऑफ A इंटू जी, इसका वेट, और क्या, ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। मुझे इस नॉर्मल रिएक्शन की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। मैं क्या गया, मैं इसी फ्रेम में जाकर बैठ गया। किस फ्रेम में, एक्सेलरेटेड फ्रेम में जाकर बैठ गया। एक्सेलरेटेड फ्रेम में जब मैं जाकर बैठा तो मैंने बोला कि सुनो ना, ये तो एक्सेलरेटेड फ्रेम है तो यहाँ पर सूडो फोर्स की जरूरत पड़ेगी। मतलब जितने एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है उतना ही एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, मैं ऊपर की तरफ ऐड कर देता हूँ। आई मेरी बात समझ में, मास ऑफ ए।
तो इसका मतलब ये है नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आ गई, MAG माइनस MAA, ठीक है। ओके, तो N इज इक्वल्स टू MA कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा G माइनस A, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू मास ऑफ A कितना आया 0.5 kg, ब्रैकेट में क्या आया G, ब्रैकेट में आया कितना स्मॉल g, उसकी वैल्यू है 10, A की वैल्यू आपको दे दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ इंटू 10 में से 2 गए 8 बचा, 2 चौको 8, 4 न्यूटन। N की वैल्यू कितनी आ गई 4 न्यूटन, N की वैल्यू कितनी आ गई 4 न्यूटन। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े, पढ़े पक्का, हाँ ए ओ औ नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। अ मैन वेइंग 100 kg carries a load of 10 kg on his head. He jumps from a tower with the load on his head. What will be the weight of the load experienced by the man? चलो एक टावर बनाते हैं, सबसे पहले तो एक टावर बनाइए, टावर बनाइए। इस टावर पर एक इंसान को खड़ा कर दीजिए, ये वो इंसान है जो टावर पर खड़ा हुआ है। और क्या बात कर रहा है ये कि इस टावर के ऊपर ये जो इंसान खड़ा है इसने अपने सर पे क्या रख लिया है, 10 किलो का वजन रख लिया है, ठीक है। तो मैं इसके सर पर एक 10 किलो का वजन रख देता हूं, 10 किलो का वजन रख देता हूं, ठीक। हाँ, ही जम्प्स फ्रॉम अ टावर विद द लोड ऑन हिज हेड। अब इसको क्या कर दिया मैंने, कुदा दिया, तो ये क्या कर गया भाई, हवा में कूद गया। पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है ये, लेकिन ये कूद गया। अब इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, इसका वजन है, खुद इसका मास है 100 kg, तो 100 इंटू जी नीचे की तरफ एक्ट करेगा कि नहीं एक्ट करेगा, बिल्कुल एक्ट करेगा। अच्छा, और इसके सर पे क्या रखा हुआ है भाई, इसके सर पे रखा हुआ है 10 kg का वजन। अगर मैं इस 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, इस 10 kg को उठा लूं यहाँ पे, इस 10 kg को मैं यहाँ पर उठा लूं, ये 10 kg मैंने यहाँ से उठा लिया, इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, एक तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जो ये इंसान लगाएगा इस पे, ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, हाँ कि ना। इसका वजन भी एक्ट करेगा नीचे की तरफ, और वो कितना है, वजन एक्ट करेगा नीचे की तरफ कितना, 10g। और साथ ही साथ यहाँ पर लिखा हुआ है मैन weighing jumps from a tower with the load on his head, what will be the weight of the load as experience। ये क्या कर दिया, जंप कर गया है ना, जंप कर गया है, मतलब इसके पास एक्सेलरेशन नीचे की तरफ किसके बराबर है, g के बराबर है। किसके बराबर एक्सेलरेशन, इसका g के बराबर, जस्ट कूद गया है ना ये, ठीक है। ओके, तो इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, मुझसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द वेट ऑफ द लोड एज एक्सपीरियंस्ड बाय द मैन, एज एक्सपीरियंस्ड बाय द मैन। अगर आप मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, किसका, मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो मैन को एक्सपीरियंस कैसे होगा, नॉर्मल रिएक्शन से। मैन पर नीचे की तरफ लग रहा है 100g और ऊपर से लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन जो कि ये ब्लॉक लगाएगा। समझते हो कि नहीं समझते हो, हाँ सर। तो हम इस नॉर्मल रिएक्शन की अगर वैल्यू निकाल लें, ये सेम है भैया, एक्शन रिएक्शन पेयर है ना, इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकाल लें तो मेरा काम बन जाएगा। चलिए, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालता हूं मैं IS से। तो आप देख सकते हो N ये जा रहा है नीचे की तरफ, है ना, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं नीचे की तरफ जा रहा है मतलब 10g माइनस n इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो 10g माइनस n इज इक्वल टू 10, एक्सेलरेशन की वैल्यू खुद g के बराबर है, तो आप बोल सकते हो 10g कट जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू अगर 0 आ गई, इसका मतलब ये है कि मुझे अपने सर पर कुछ भी फील नहीं होगा, मुझे अपने सर पर कोई भार फील नहीं होगा, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। समझे कि नहीं समझे। उसने पूछा था कि आपको अपने सर पर क्या फील होगा, तो मैंने कहा भाई मेरे सर पर जो चीज फील होने वाली है वो एक्चुअल में इस ब्लॉक के कारण होने वाली है। ये ब्लॉक मेरे ऊपर कोई फोर्स लगाएगा, ये फोर्स कौन सा होगा, नॉर्मल रिएक्शन जो मेरा सर इस ब्लॉक पर लगाने वाला है, n। तो मैंने इस n की वैल्यू निकालने की कोशिश करी, n की वैल्यू निकाली, वो आ गई कितनी, 0। n की वैल्यू 0 निकाल ली, मतलब ये हुआ कि मुझे कोई भी वजन फील नहीं हो रहा है, बस। क्लियर, ओके सर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। A block of mass m is attached to the lower end of a vertical spring. The spring is hung from a ceiling and has force constant value k. The mass is released from the rest with the spring initially unstretched. The maximum extension produced in the length. अच्छा, ये जब हम वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ेंगे तब इसको ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैक्सिमम एक्सटेंशन प्रोड्यूस जो इसने बोल दिया है, यहाँ पर कैच है आपका, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। वैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये वर्क एनर्जी एंड पावर का कंसेप्ट है। यहाँ पर एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग से मैंने एक मास m लगा दिया है, ठीक है ना। A block of mass m is attached to the lower end of a vertical spring. The spring is hung from a ceiling and has a force constant k, ठीक है ना, ओके।
द मास इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट विद द स्प्रिंग इनिशियली अनस्ट्रेच्ड, है ना, अनस्ट्रेच कंडीशन में है। यहां पर जब मैंने देखा हाथ हटा के, पहले मैंने इसको क्या किया होता है, हाथ से पकड़ा हुआ था, फिर उसको मैंने धीरे से हाथ को क्या कर लिया, हटा लिया, तो क्या होगा, इसमें एलोंगेशन आएगा। क्या आएगा, एलोंगेशन आएगा। तो मान लीजिए मास आपका यहाँ कहीं पहुंच गया, है ना, कितना नीचे आ गया, मान लीजिए ये x नीचे आ गया, ठीक है ना। द मैक्सिमम एक्सटेंशन, मतलब वो x मैक्स की वैल्यू पूछ रहा है कि कितना मैक्सिमम एक्सटेंशन हो सकता है। तो अगर आप इसे छोड़ दो तो यहां पर थोड़ा सा एनर्जी का कंसेप्ट इन्वॉल्व हो जाता है, और वो ये है कि भैया जब आपका मास इस पोजीशन से इस पोजीशन में आ रहा है तो उसकी जो लेंथ है, मतलब जो हाइट है, वो कम हो रही है ना। अगर हम डेटम मान ले कहीं पर, अगर आपका डेटम ये है, मान लीजिए अगर आपका डेटम ये है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आपने क्या मान ली, 0 मान ली। तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है ना, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ सर, ये जो पोटेंशियल एनर्जी हो रही है कम भैया, हम ये बोल सकते हैं कि ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, एट द कॉस्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के वर्ज पर हो रही है। आई मेरी बात समझ में। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, कुल मिलाकर mgx इज दी पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ये 0 था, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgx मैक्स, ऐसा बोल दो, इज इक्वल्स टू हाफ k इंटू एक्स का स्क्वायर, हाफ इंटू k इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। ये काट दिया मैंने इससे। चलो, तो हम बोल सकते हैं इट इज नथिंग बट इक्वल टू 2mg अपॉन k। तो x मैक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2mg अपॉन k के बराबर। तो आंसर आ जाएगा आपका 2mg अपॉन k। ये मैक्सिमम एलोंगेशन की बात है, ठीक है ना। यहाँ पर वर्क, एनर्जी एंड पावर का कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं। जब आप इस लेक्चर में पहुंचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन आया है तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर mg/k नहीं, mg/2k होगा। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वही वाला क्वेश्चन है, पलट के दे दिया है। द एलिवेटर शोन इन द फिगर इज डिसेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस, मास ऑफ द ब्लॉक ए इज दिस, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक बी ऑन ब्लॉक ए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा था एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी, ब्लॉक ए बाय ब्लॉक ए ऑन द ब्लॉक बी। यहां पर पूछा है ब्लॉक बी ने ब्लॉक ए पर कितना लगाया, है ना। तो आंसर सेम रहना चाहिए। देखो ना, आंसर तो सेम रहेगा। ब्लॉक ए ब्लॉक बी पर जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स ब्लॉक बी ब्लॉक ए पर लगा देगा। नॉर्मल रिएक्शन है, एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अ बॉडी केप्ट ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 1 in x। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 1 in x, प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 1 in x। यहां पर आपको हिंट वैसे दी रहती है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/x, ऐसा दिया रहता है ना। ये क्या है, स्लोप बता रहा है आपको। क्या बता रहा है, स्लोप बता रहा है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/x, मतलब अगर आप x में इतना चलोगे तो आप परपेंडिकुलर में कितना नीचे आ जाओगे, या अगर आप परपेंडिकुलर में इतना चलोगे तो x में आप कितना आगे बढ़ जाओगे, ये बताता है आपको ये, ठीक है ना, स्लोप बताता है। will remain stationary related to the inclined plane if the plane is given a horizontal acceleration equal to। वही बात है, कोई नई बात नहीं है, सेम वही बात है कि यहाँ पर आपको एक इंक्लाइंड प्लेन दे दिया गया है और इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक ब्लॉक रख दिया गया है। इंक्लाइंड प्लेन पर एक ब्लॉक रख दिया गया है, इंक्लाइंड प्लेन पर एक ब्लॉक रख दिया है, ठीक है। बोला है सुनो कि ए एक्सेलरेशन से ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है, ठीक। आगे क्या लिखा हुआ है, बॉडी इज केप्ट ऑन अ स्मूथ रिमेन स्टेशनरी, मतलब इसको स्टेशनरी यहीं पर रुके रहना है, ठीक है ना, इसको स्टेशनरी यहीं पर रुके रहना है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या हमने लेक्चर में पढ़ा है। मुझे बताओ कि अगर इस वेज पर ये मास है, रुका हुआ है, ये आगे की तरफ चल रहा है वेज, इस पर ये मास रखा हुआ है और ये मास कहीं जा नहीं रहा, नीचे नहीं जा रहा, ऊपर नहीं जा रहा, तो बताओ एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी अगर ये एंगल थीटा है तो। अगर ये एंगल है थीटा है तो बताओ। लेक्चर देखा होगा तो फटाक से बोल पाओगे कि A शुड बी इक्वल टू G tan थीटा। अगर आपने लेक्चर देखा है तो, पढ़ा है तो। नहीं पढ़ा है तो आप बोलोगे कि सर इसको यहीं सॉल्व करके एक बार प्लीज़ बता दोगे तो अच्छा रहेगा। अरे भाई, इसके पास एक्सेलरेशन है A, जब मैं कहाँ से देख रहा हूँ, ग्राउंड से बैठ कर देख रहा हूँ। कहाँ से बैठ कर देख रहा हूँ, ग्राउंड से बैठ कर देख रहा हूँ, ठीक है ना। नीचे की तरफ इसका वेट एक्ट कर रहा है mg, है ना, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही है n, है ना। इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा n cos थीटा, और यहाँ पर इसका एक कंपोनेंट और आएगा जो हो जाएगा n sin थीटा। आई मेरी बात समझ में, अरे आई मेरी बात समझ में। इसमें दो इक्वेशन बनेगी, n sin थीटा इज इक्वल्स टू n sin थीटा
फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू ए, एम के पास भी एक्सेलरेशन है जब मैं ग्राउंड से बैठकर देख रहा हूँ, और n cos थीटा किसके बराबर है, n cos थीटा बराबर हो जा रहा है mg के, है ना। अगर आप इसका रेशो लोगे तो mm कट जाएगा, n कट जाएगा, tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा a बाय g के बराबर। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि a इज नथिंग बट इक्वल टू g tan थीटा। अब काम खत्म आपका। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आपको दिया हुआ है 1 बाय एक्स। एक ट्राइंगल बना लो, एक ट्राइंगल बना लो जिसका थीटा है ये, ठीक, परपेंडिकुलर है 1, हाइपोटेनियस है x, ठीक है ना। बेस कितना हो जाएगा मुझे बताओ, बेस हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अरे हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट नहीं हो जाएगा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ओके सर, हो गया। tan थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आप यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू पुट कर दो तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। लो भैया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g टाइम्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैंने tan थीटा की वैल्यू पुट कर दी, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गया, g अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बराबर। तो g अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बराबर आ गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, D हो गया। वेरी गुड, बहुत ही शानदार, 1 नंबर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओहो, स्प्रिंग का क्वेश्चन। 2 blocks A and B of masses 2m and m respectively are connected by a massless and inextensible string. Whole system is suspended by a massless spring as shown in the figure. Magnitude of the acceleration of A and B immediately after cutting the string. देखिए cutting the string आ गया cutting the string। क्या करना है, इस पर लगेगा इसका वेट नीचे की तरफ, हाँ सर mg, ऊपर की तरफ यहाँ लगेगी टेंशन, यहाँ भी लगेगी टेंशन, और इस मास पर लगेगा इसका वेट 2mg, ठीक है ना। और ऊपर की तरफ यहाँ क्या लगने लगा है, स्प्रिंग फोर्स लगने लगा है। क्या लगने लगा है, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। खत्म बात, ये आ गई आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अब आपने जैसे ही स्ट्रिंग को कट किया, जैसे ही आपने स्ट्रिंग को क्या कर दिया भाई, कट किया, टेंशन तुरंत क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। टेंशन तुरंत क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अच्छा, कट करने से पहले जरा टेंशन वेंशन की वैल्यू निकाल लो, है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो हम बोल सकते हैं ये मास m है, इसका वजन नीचे की तरफ mg होगा, और ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि t किसके बराबर होगा, mg के बराबर। सिमिलरली दूसरा मास उठाकर देखो जिसका मास 2m आपको दिया हुआ है, इस पर लग रहा है नीचे की तरफ 2mg वेट इसका, और टेंशन लग रहा है। टेंशन की वैल्यू कितनी निकाल ली है आपने, mg निकाल ली है, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है FSP, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी इक्विलिब्रियम कंडीशन में, 2mg प्लस mg यानी कि 3mg के बराबर। अब बात ये हो गई कि आपको बोला है कि स्ट्रिंग को कट कर दो इमीडिएटली भाई, तो जैसे ही आप स्ट्रिंग को इमीडिएटली कट करोगे क्या हो जाएगा, टेंशन स्ट्रिंग में तुरंत 0 होगा। टेंशन स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा, तुरंत 0 हो जाएगा। टेंशन स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा, तुरंत 0 हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि टेंशन यहां पर तुरंत 0 हो जाता है, टेंशन अगर यहां तुरंत 0 हो जाता है, तो ये मास किस फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव करना चालू कर देगा, अपने वेट के इन्फ्लुएंस में, हाँ, और इसके पास एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ जाएगा, एक्सेलरेशन a। आई बात समझ में, तो हम बोल सकते हैं mg इज इक्वल्स टू ma, तो यहाँ से m कट जाएगा, तो a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, g के बराबर आ जाएगी, और किस डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं 2m वाले मास की। इसमें भी आप देखो टेंशन की वैल्यू हो गई है 0, है ना। अब क्या हो जाएगा भाई, टेंशन की वैल्यू हो जाएगी 0, जैसे ही आपने स्ट्रिंग को कर दिया कट, टेंशन हो गया 0। अब आप देखिए कि इस स्प्रिंग को एकदम से पता नहीं चलेगा, ये अपनी वैल्यू 0 नहीं कर पाएगी। टेंशन तुरंत कर लेता है, स्प्रिंग नहीं कर पाती है, तो स्प्रिंग के पास रहेगा 3mg का फोर्स, और इस 2m पर लग रहा होगा 2mg नीचे की तरफ, तो हम बोलेंगे इसके पास एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आएगा a डैश। ठीक है, आई मेरी बात समझ में। तो ये कितना होगा, 3mg माइनस 2mg इज इक्वल टू m a डैश, सॉरी 2m a डैश ट्वाइस ऑफ m a डैश। ठीक है ना, 3mg माइनस 2mg इज mg इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m a डैश। ये m से m कट गया, तो आप बोल सकते हो कि a डैश की वैल्यू किसके बराबर आ गई, g/2 के बराबर, g/2 के बराबर। तो वो पूछ रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ a की वैल्यू आई है g/2 ऊपर की तरफ, g/2 ऊपर की तरफ, और इसकी एक्सेलरेशन आया है नीचे की तरफ, a इज इक्वल्स टू कितना आ गया, g के बराबर। क्लियर, पक्का। तो आंसर होगा g/2n g, g/2n g, तो आंसर हो गया g/2n g। सिंपल, बहुत बढ़िया, बन गया क्वेश्चन।
यही तो मैं आपको बता रहा था कि एक बार अगर आप स्प्रिंग का पूरा लेक्चर देख लोगे आपको सब कुछ बनने लगेगा। अभी हमने स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की बात इसलिए नहीं की है क्योंकि अभी हमें वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ना है, वहां पर आपको ये सारी चीजें दिख जाएगी। चलो नेक्स्ट। A block of mass m is connected to another block of capital mass M by a spring of spring constant K. The blocks are kept on a smooth horizontal plane. Initially the blocks are at rest and the spring is unstretched. Then a constant force F starts acting on the block of capital mass M. To pull it, find the force on the block of mass small m. ठीक है, एक सरफेस बनाया भैया हमने, इस सरफेस पे मास रखा, एक ये मास, एक ये मास और एक मास हमने यहाँ पर रखा, ये मास कैपिटल है मास। इसके बीच में हमने क्या लगा दी, स्प्रिंग लगा दी। क्या लगा दी, स्प्रिंग लगा दी। ठीक है ना। स्प्रिंग कांस्टेंट जिसका कितना है, के है। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के है। द ब्लॉक्स आर केप्ट ऑन, ठीक है। एक एफ फोर्स लगा दिया हमने कैपिटल मास पे, ठीक है। इट स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, ठीक। फाइंड द फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम। जैसे ही आपने इस पे एफ फोर्स लगाया, जैसे ही आपने इस पे एफ फोर्स लगाया होगा, ये अपनी पोजीशन से थोड़ा हो सकता है खिसक गया होगा। कितना खिसक गया होगा, एक्स खिसक गया होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स आ गया होगा और वो कितना होगा, के इंटू एक्स होगा क्या। हाँ सर, पूरी स्प्रिंग में हर जगह स्प्रिंग फोर्स सेम होता है, तो इधर भी स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, के इंटू एक्स हो जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे भैया इस पे इधर फोर्स लगा है, इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये के एक्स इधर लग जाएगा, इधर के एक्स है तो इधर भी के एक्स लग जाएगा। ठीक है, ओके। एक स्ट्रिंग की जैसे ही कर रहे हैं ना, स्ट्रिंग में जैसे होता है टेंशन, एक इधर से तो उधर से, ऐसा सिंपल। तो सर क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है फाइंड द फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास m, यानी कि वो इस के एक्स की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अच्छा, जैसे ही आपने इससे एफ फोर्स लगाया होगा इस सिस्टम पे, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई एक्सेलरेशन ए आ गया होगा। क्या आ गया होगा, एक्सेलरेशन ए आ गया होगा, है ना। अगर हम इस ब्लॉक की बात करें, इस ब्लॉक की बात करें, तो मुझे बताओ इस पे नेट फोर्स कितना है, एफ माइनस के एक्स। क्या ये एम इंटू ए के बराबर है। हाँ सर, पहली इक्वेशन। अब इस मास पर देखो, इस मास पे तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है जो कि के एक्स के बराबर है। वो कैसे, वो किसके बराबर होगा, के एक्स इज इक्वल टू एम इंटू ए के बराबर। ठीक है ना। हम दोनों क्या करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। देखो, एफ माइनस के एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए एंड के एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ए। आप इनको क्या कर देते हो, जोड़ देते हो। जैसे ही आप इनको जोड़ते हो, ये के एक्स हो जाता है गायब, तो एफ किसके बराबर हो जाता है, कैपिटल एम ए प्लस स्मॉल एम ए के बराबर। यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है एफ अपॉन टोटल मास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। क्या ये आपको मास टाइड बाय स्ट्रिंग जैसा केस नहीं लग रहा। हाँ, जब हम क्या करते थे, एक मास लेते थे एम, छोटा मास, और एक मास हमने लिया बड़ा मास। ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ दिया एक स्ट्रिंग से और इस पर एक फोर्स लगा दिया एफ, है ना। तो मैं आपको बोलता था कि ये दोनों ही मास सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे क्योंकि ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं। इसका एक्सेलरेशन आप कैसे निकालते थे, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। तो देखो वही तो आ रहा है यहाँ पे। तो स्ट्रिंग जैसा केस नहीं ले सकते क्या, हम बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए, तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। आपको क्या निकालना है कि इस मास पर कितना फोर्स लग रहा है, छोटू वाले मास पर। छोटू वाले मास पर लग रहा है, छोटू वाले मास पर लग रहा है फोर्स के इंटू एक्स। आई मेरी बात समझ में, है ना। देखो ना, के एक्स किसके बराबर है, एम ए के बराबर, है ना। और ए की वैल्यू आपने निकाल ली है कितनी, एम इंटू एफ अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। तो आंसर कितना आ गया बताओ, स्मॉल एम इंटू एफ अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। बताओ ऑप्शन है स्मॉल एम इंटू एफ अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। खत्म, बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करनी थी और जोड़ना था, आंसर लाना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एक्सटेंशन इन बोथ दी स्प्रिंग्स। दोनों स्प्रिंग में हमें एक्सटेंशन फाइंड आउट करना है। तो पहले देख लेते हैं लोड कितना लग रहा है भाई। इस पे लोड लग रहा है, इसका वजन 22 G यानी कि 20 न्यूटन नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ लग रहा है T2 यानी कि इसका स्प्रिंग फोर्स इसने T2 बताया तो हम T2 मान लेते हैं। ठीक है ना, ये स्प्रिंग फोर्स है T2। ठीक, इधर भी क्या लग जाएगा भैया, T2 लग जाएगा। इस वाले मास पर लगेगा इसका वजन 1G यानी कि 10 न्यूटन, 1G यानी कि 10 न्यूटन। तो यहाँ पर एक्ट कर गया कितना, 10 न्यूटन, और T2 नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और ऊपर क्या आ गया, स्प्रिंग फोर्स टू T1 आ गया। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं। तो फिर हम बोलते हैं भैया कि इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव होने के बाद ये जो 2 kg का मास है, इस पे नीचे की तरफ लग रहा है 20 न्यूटन का फोर्स,
क्या लग रहा है 20 न्यूटन का फोर्स और स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ T2। इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो हम बोल सकते हैं T2 किसके बराबर है 20 न्यूटन के बराबर है, हाँ कि ना। और कोई फोर्स लग रहा है 2 kg के मास पर? नहीं, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अच्छा, तो क्या हम बोल सकते हैं T2 ही हमारा क्या है स्प्रिंग फोर्स है ना। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है K इंटू एक्स के बराबर, यानी कि यही किसके बराबर होगा 20 न्यूटन के बराबर। ठीक है, K की वैल्यू आपको 100 न्यूटन पर मीटर दे दी गई है, x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये कटा इससे, तो x की वैल्यू कितनी आई 0.2 मीटर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं। अरे भैया kx को हमने 20 न्यूटन से इक्वेट कर दिया ना, x की वैल्यू निकाल ली, k आपको गिवन है 100 न्यूटन पर मीटर, आंसर आ गया आपका। x की वैल्यू कितनी आ गई 0.2 मीटर। मतलब इस वाले स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन आया है 0.2 मीटर का, 0.2 मीटर का। अब 0.2 मीटर मुझे b में भी दिख रहा है, d में भी दिख रहा है ना, तो मैं निकाल लेता हूँ जरा इस स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन आया होगा। आओ, तो ये है आपका 1 kg का मास, ये है क्या भाई आपका 1 kg का मास, क्या है ये 1 kg का मास। ठीक है, ऊपर की तरफ इस पे लग रहा है T1, नीचे की तरफ लग रहा है 10 न्यूटन इसका वजन, और दूसरा स्प्रिंग फोर्स T2 जिसकी वैल्यू आपने निकाली है 20 न्यूटन। इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो हम बोल सकते हैं T1 इज नथिंग बट 20 और 10 30 न्यूटन, और यही T1 आपका स्प्रिंग फोर्स के बराबर है FSP, ये क्या था 1 था, इसको FSP 2 कर दो, स्प्रिंग फोर्स 2। यही किसके बराबर होगा K इंटू एक्स डैश के बराबर, ये x था तो उसको मैंने x डैश कर दिया। ठीक है, FSP2 की वैल्यू है 30 न्यूटन के बराबर, K की वैल्यू है 100, x डैश यहाँ से आप x डैश निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा 0.3 मीटर। कितना आ जाएगा 0.3 मीटर। कितना आया, आ गया 0.3 और 0.2, एक ही कॉम्बिनेशन बन रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन भी आपने ध्वस्त कर दिया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A student is able to lift a bag containing books of 20 kg weight by applying a force of 5 kg weight. Find the mechanical advantage. मैकेनिकल एडवांटेज का सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, लोड अपॉन एफर्ट। लोड अपॉन एफर्ट, कितना लोड उठाना है भाई 20 kg वॉट का आपको लोड उठाना था, मतलब बच्चे को लोड उठाना था, उसने एफर्ट लगाया सिर्फ और सिर्फ 5 kg वेट का और 20 kg वेट को उठा लिया। ठीक है, तो कितना आया 4 आ गया। ओके, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है 4 है, मतलब आप अपने लगाए हुए एफर्ट को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे रहे हो इस मशीन की मदद से। अब ये पुली भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ये जो मशीन है ये आपके एफर्ट को क्या कर रही है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे रही है, 4 गुना बढ़ा दे रही है, ये इसका मैकेनिकल एडवांटेज है। ओके ठीक है, आगे नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन। 2 masses 10 kg and 20 kg respectively are connected by a massless spring as shown in the figure. A force of 200 Newton acts on the 20 kg mass. ठीक है, at this instant shown the 10 kg mass has an acceleration of 4 meter per second square. इसका acceleration आपको 4 meter per second square दे दिया गया है। Right words. Okay, what is the acceleration of 20 kg mass? 20 kg mass का acceleration कितना होगा हमें वो देखना है। ठीक है, देखिए आप बोलोगे कि सर यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट तो दिया ही नहीं है, स्प्रिंग कांस्टेंट देना चाहिए था, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। नहीं, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, जो आपको दिया है उतने से ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। मान लीजिए 20 kg मास पर आपने 200 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, तो स्प्रिंग इस डायरेक्शन में एक स्प्रिंग फोर्स लगाएगी FSP, हाँ कि ना। और पूरी स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, सेम होता है स्ट्रिंग के जैसे स्ट्रिंग में टेंशन होती है, हाँ कि ना। ओके, तो अगर हम इस मास को देखें, 10 kg वाले मास को देखें, 10 kg वाले मास को देखें, तो इस पर तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है जो कि है स्प्रिंग फोर्स। आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, दिया है कि नहीं दिया है, बिल्कुल दिया है। इस मास को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ यही वाला तो फोर्स है, हाँ, तो हम यहाँ पर न्यूटन का सेकेंड लॉ लगा देते हैं, FSP मास इज इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू है 10 kg, एक्सेलरेशन आपको 4 दिया हुआ है, तो आपके पास स्प्रिंग फोर्स आ गया, बस खत्म। इसलिए आपको K की वैल्यू नहीं दी गई थी, स्प्रिंग फोर्स आ गया 40 न्यूटन का। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू है 40 न्यूटन और इसकी वैल्यू भी कितनी है 40 न्यूटन। अगर आप इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे 20 kg वाले मास का, अगर आप 20 kg वाले मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, इस पर आपने लगाया इधर 200 न्यूटन का फोर्स, कितना लगाया 200 न्यूटन का फोर्स, इधर इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का। अभी आपने निकाला FSP की वैल्यू 40 न्यूटन, है ना। इसका एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होने वाला है, बट वो कितना है हमें फाइंड आउट करना है। फिर हमने न्यूटन का सेकंड लॉ लगाया, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 200 माइनस 40 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो 200 में से 40 गए, कितना बचा 160 इज इक्वल टू ट्वाइस 20 इंटू ए,
160 इज इक्वल टू 20 इंटू ए। तो ये 0 से आपने 0 काट दिया, ए की वैल्यू कितनी आ गई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी आ गई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है जी सर, एकदम क्लियर है, पक्का, एकदम पक्का सर, आंसर श्योर शॉट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A frame will be inertial frame if it moves with respect to another inertial frame with a constant linear velocity। ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि हर वो फ्रेम जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी से चले या फिर रेस्ट पर रहे, उसको आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हो। ठीक है, तो आंसर आपका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, A block of mass m is placed on a smooth inclined wedge ABC। अरे सेम वही क्वेश्चन, a is equals to g tan थीटा। आंसर क्या आएगा, a is equals to g tan थीटा। अरे दादा किया है ना, हमने लेक्चर में भी ये क्वेश्चन किया है और डीपीपी में भी अभी ये आपने समझा था। देखो निकाला था आपने, कहाँ गया, a बाई जी इज इक्वल टू tan थीटा, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये आ गया आपका लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है वही कटिंग ऑफ स्ट्रिंग का। आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, स्ट्रिंग को कट कर दिया तो आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन बताना है दोनों ब्लॉक्स का। ठीक है, तो पहले यहां पर लग रहा है इसका वेट mg नीचे की तरफ, टेंशन आएगी t यहाँ, टेंशन आएगी t यहाँ, इस पर लग रहा है 3mg नीचे की तरफ और यहां आ रहा है स्प्रिंग फोर्स fs, स्प्रिंग फोर्स fs। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो पहले मैंने b वाला मास बनाया, b वाले मास पर नीचे की तरफ लग रहा है कितना वजन mg और ऊपर की तरफ लग रहा है क्या, टेंशन T। तो यहां से हम बोल सकते हैं T की वैल्यू किसके बराबर है, mg के बराबर है। ठीक, अब ब्लॉक A उठाओ, मास A उठाओ, है ना, जिसका मास कितना है 3m, तो इस पे लग रहा है नीचे की तरफ 3mg वेट और टेंशन लग रहा है नीचे की तरफ जिसकी वैल्यू आपने निकाल ली है mg के बराबर, और ऊपर की तरफ लग रहा है स्प्रिंग फोर्स। ठीक है ना, तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई इक्विलिब्रियम कंडीशन में, mg और 3mg मतलब 4 टाइम्स ऑफ mg के बराबर। अब जैसे ही आप स्ट्रिंग को कट करोगे टेंशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। टेंशन क्या हो जाएगी, जीरो हो गई। अगर यहाँ टेंशन जीरो होती है, अगर यहाँ टेंशन जीरो हो जाती है तो इस वाले मास पर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि mg है, और यही फोर्स इसको नीचे की तरफ एक्सेलरेट कराएगा a एक्सेलरेशन से। तो आप बोल सकते हो mg किसके बराबर हो जाएगा, m इंटू ए के। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी g के बराबर और उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, नीचे की तरफ। ठीक है, ओके सर। तो इस वाले मास के पास एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू g के बराबर, है ना। जैसे ही आपने स्ट्रिंग काटी टेंशन तो जीरो हो गई, लेकिन स्प्रिंग फोर्स तुरंत जीरो नहीं हो पाती है। तो इस केस में क्या होगा, टेंशन हो गई जीरो बट स्प्रिंग फोर्स तुरंत जीरो नहीं हो पाती है। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, इक्वेशन 4mg माइनस 3mg इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास है 3 टाइम्स ऑफ m, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन जाएगा इसमें a डैश। ठीक है, m गया, 4g माइनस 3g इज g इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ a डैश। तो a डैश की वैल्यू किसके बराबर आ गई, g बाय 3 के बराबर। तो जो 3m वाला मास है वो a डैश से ऊपर जाएगा जिसकी वैल्यू कितनी है, g बाय 3 है। तो आंसर क्या हो गया भाई, a और b का पूछा था ना, a और b का, तो g बाय 3 एंड g बाय 3 एंड g इज योर आंसर, g बाय 3 एंड g इज योर आंसर। क्लियर है, चलिए भाई। तो इसी के साथ आपकी डीपीपी होती है पूरी की पूरी कंप्लीट। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की वेबसाइट है magnetbrains.com नाम से। आप गूगल पर जाएंगे, टाइप करेंगे magnetbrains.com तो आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पहुंच के आप उतना ही खुश होंगे जितना कि वो बच्चा खुश हो रहा है। हम सारा कंटेंट जो आपको प्रोवाइड कराते हैं यूट्यूब पे सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर भी सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट यहाँ ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से आपको अवेलेबल कराया गया है। जैसे मान लीजिए आप नीट के स्टूडेंट हैं, आप नीट पे क्लिक करेंगे तो नीट में जितना भी कंटेंट आपको अवेलेबल है सब यहाँ देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए आपको फिजिक्स देखना है तो आप यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो मेरा सारा पढ़ाया हुआ कंटेंट एक के बाद एक लाइन बाय लाइन यहाँ पर अरेंज कर दिया गया है। आप किसी भी पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करेंगे तो मैं आपको पढ़ाता हुआ यहाँ पर दिख जाऊँगा। हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में हम चाहते हैं थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सपोर्ट आपसे, और वो आप हमें कैसे दे सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके। ठीक है ना, इससे हमारा मोटिवेशन हाई रहेगा और हम आपके लिए और भी नई नई चीज़ें लेकर आते रहेंगे। तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।